नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कम्फी ग्रामर में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे यानी कि शुरू से एकदम शुरुआती से जहां से अंग्रेजी शुरू होती है वहां से मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिस पर मैं बात करूंगा। और आज मैं उसी के बारे में एकदम बेसिक शुरू से जहां से अंग्रेजी सीखना आदमी शुरू करते हैं वहां से मैं उसको पढ़ाना बताना शुरू करूँगा। आज आपके लिए खास के बेसिक क्लास है, बेसिक स्पोकन है, जिसमें कुछ छोटे छोटे बातें हमें पता नहीं होते हैं और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आगे की बात हम कैसे करेंगे, तो उसी को आज जानेंगे। और इसको पढ़ने के बाद आपको बेसिक से जिससे अंग्रेजी एकदम बिल्कुल जिनको समझ में नहीं आता है उनको अच्छा से समझ में आने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। आज का ये बेसिक क्लास, बेसिक स्पोकन इसको हम बोल सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। बेसिक स्पोकन में आज की टॉपिक में कुछ सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और ऑब्जेक्ट और कुछ सब्जेक्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, सब्जेक्ट हम कैसे इसको पहचान सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं, यानी कि बेसिक स्पोकन। बेसिक स्पोकन में दोस्तों जैसे सबसे पहले कुछ सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस यानी कि बेसिक स्पोकन में सेंटेंस क्या होता है। कोई पूछ देगा आपसे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हम लोग जो बोलते हैं, हाँ, जो शब्दों का समूह होता है या एक लाइन में लिखा होता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। एक ग्रामेटिकल की दृष्टि से इसका परिभाषा, सटीक परिभाषा है जो आपको मैं बताता हूँ। जैसे सेंटेंस, कोई पूछ सकता है कि सेंटेंस किससे कहते हैं, तो सेंटेंस होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जो एक निश्चित कंप्लीट मतलब एक सेंटेंस बनाता है, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है पूरा, एक जिसका कोई अर्थ होता है। तो आप इसको परिभाषा के तौर पे सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे हिंदी के वाक्य में इसके कुछ परिभाषा है जिसको मैंने अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे वाक्य यानी कि वाक्य, कोई पूछ देगा कि वाक्य क्या होता है। छोटे छोटे बुक में भी छोटे छोटे बेसिक ट्रांसलेशन वगैरह सब में लिखे रहते हैं। अब मैंने कुछ अलग प्रकार से इसको लिखा है। जैसे वाक्य, कोई पूछ देगा वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। यदि, यानी कि क्या बोल रहा है कि वाक्य जो होता है एक शब्दों का समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। निश्चित अर्थ का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, अर्थ निकल के आना चाहिए, तब वो एक सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे राम ईट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है, यह एक सेंटेंस है क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ निकल के आ रहा है। इसी राम, अगर इसी को मैं उल्टा पुल्टा करके मैंगो ईट राम ऐसे करके बोलूँ तो ये एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि न सेंटेंस की सजावट भी सही नहीं है और न ही एक सेंटेंस है, इसका कोई एक अर्थ ही नहीं, एक निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए सब सेंटेंस नहीं है। तो चलिए मैं इसको परिभाषित करता हूँ। जैसे वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। यदि शब्दों के समूह का कोई अर्थ नहीं होगा तो वह वाक्य नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं और उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकला तो वो सेंटेंस होगा ही नहीं। कुछ भी तो हम नहीं लिख सकते हैं ना, कुछ लिखेंगे ऐसा चीज़ जिसका कोई एक अर्थ हो, जो मतलब चलने लायक हो, कुछ उसमें वजन हो, उसमें अपना एक भार हो। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है, ऋषभ ईट्स ए मैंगो, यानी कि ऋषभ एक आम खाता है, यानी कि ऋषभ एक आम खाता है। ये मेरा एक पूरा सेंटेंस हुआ, ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ।
आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर आप अपने आप से भी कुछ बना सकते हैं। अब देखिए, चलिए मैं आपको अब सेंटेंस के बाद कुछ ऐसे बातें जिसको मैं बताता हूँ। सेंटेंस यानी किसी भी सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। हाँ दोस्तों, किसी भी सेंटेंस यानी सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसको हम दो ही भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। जैसे आप देखिए सेंटेंस में क्या होता है, दो भाग बांटने का तात्पर्य क्या है। जैसे किसी भी सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। कैसे आप समझेंगे? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ऋषभ ईट्स ए मैंगो लिखा हुआ है, तो ऋषभ, ये जो मेरा शुरू में जो शब्द लिखा हुआ है ऋषभ, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं आगे प्रीडिकेट क्या होता है मैं आगे बतलाता हूँ। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड्स होते हैं वो प्रीडिकेट में आते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स होते हैं वो किस आते हैं? प्रीडिकेट में आते हैं। इसी प्रकार से हमने कहा कि सेंटेंस को हम दो भाग में बांटते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो आपको ये समझ में आ गया कि सेंटेंस को हम दो भाग में बांटते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट। चलिए अब आगे जाके बोला गया है कि प्रीडिकेट को भी हम दो भागों में बांटते हैं। प्रीडिकेट को भी हम दो भागों में बांटते हैं। अब प्रीडिकेट को आप कैसे दो भागों में बांटेंगे? देखिए, प्रीडिकेट को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस प्रकार से सेंटेंस को मैंने बताया कि दो भागों में बांटते हैं। इस प्रकार से प्रीडिकेट को भी हम दो भागों में बांटते हैं। तो कैसा? जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप समझेंगे इसको यहाँ से। जैसे राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट, इसका सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब हो गया ये प्लेस मतलब वर्ब हो गया, क्रिकेट मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से ये तीनों मिला करके ये एक सेंटेंस बन गया। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बतलाया कि प्रीडिकेट को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से तीन चीज मिला करके जो हमारा सेंटेंस बनता है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कुल मिला क्या बनता है? मेरा एक सेंटेंस बन गया। आप इसको इस तौर पे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपका बेसिक स्पोकन का कुछ सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में आपने यहाँ पे समझा, और कुछ ऐसे इस तरह मैंने भी लिखा है जो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं उसको कैमरा को इधर करके मैं बताता हूँ, देखिए क्या होता है। और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा और आप इसको समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि इस तरह के किसी भी सेंटेंस में नोट में लिखा है कि इस तरह किसी भी सेंटेंस में अधिक से अधिक भाग होते हैं। कितना? अधिक से अधिक भाग होते हैं। कितने भाग हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आगे देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। किसे कहते हैं? काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रामू टीचेस द चिल्ड्रन, रामू बच्चे को पढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे काम करने वाला कौन है? रामू है, जो काम कर रहा है क्या? पढ़ाने का। तो रामू क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। आगे कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें काम करने वाला नहीं होता है, जिसमें काम करने वाला नहीं होता है। जैसे बथने इज ए विलेज, बथने एक गांव है। ठीक है, मिल्क इज व्हाइट, यानी कि व्हाइट मतलब दूध उजला होता है। टी इज हॉट, चाय गर्म है होता है। ठीक है, तो आप इसको इसमें देख सकते हैं। शुरू में ये हमारा बथने किसी गांव का नाम है, ये मिल्क दूध का नाम है, टी मतलब चाय का, ये मेरा एक सब्जेक्ट है। ऊपर के वाक्यों में काम करने वाला नहीं है। ठीक, लेकिन तब पर मेरा ये शुरू में वाक्य शुरू में आते हैं, ये सब्जेक्ट है। आगे मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट के स्थान वाक्य शुरू में होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि इसीलिए सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कौन प्रश्न पूछते हैं। यदि हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता करना हो तो सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, इसीलिए सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कौन प्रश्न पूछते हैं, इसका जो जवाब मिलता है उसे हम सब्जेक्ट समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। बथने इज ए
विलेज, तो यहाँ पे कौन मतलब कौन किसके बारे में बात कर रहा है, कौन है विलेज, तो बत्ती है, बत्ती मेरा सब्जेक्ट हो गया। जैसे मिल्क इज वाइट, कौन कौन उजला है, तो दूध, तो दूध मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और चाहे तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको लिख सकते हैं, अपने कॉपी में पेज डाउन कर सकते हैं, उसको नोट बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जिसको मैं आगे यहाँ बताता हूँ, मैंने इस साइड में लिखा है और इसको आप अच्छा से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे साइड में जगह के कारण नहीं लिख पाया, और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि सब्जेक्ट की जगह वाक्य की शुरू में होती है। सब्जेक्ट की जगह कहाँ पे होती है, वाक्य की शुरू में होती है। सब्जेक्ट की जगह वाक्य की शुरू में होती है, सब्जेक्ट की जगह वाक्य की शुरू में होती है। ठीक है, बहुत अच्छा बात। जैसे राम गोज देयर, राम वहाँ जाता है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारे शुरू के शब्द हैं जैसे राम, इंग्लिश, ये मेरा सब्जेक्ट हुए। और आगे सब्जेक्ट को समझने के बाद मैं एक चीज़ और बतलाता हूँ कि सब्जेक्ट को भी हम दो भागों में बांटते हैं। सब्जेक्ट को भी हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, ये बेसिक क्लास के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। सब्जेक्ट को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक होता है काउंटेबल सब्जेक्ट, एक होता है अनकाउंटेबल सब्जेक्ट। तो काउंटेबल सब्जेक्ट का मतलब होता है, काउंटेबल से मैं आगे इसको डिफाइन करता हूँ। काउंटेबल सब्जेक्ट जैसे काउंट जोर एबल, इसके बाद ऐसा सब्जेक्ट जिसकी गिनती की जा सकती है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट जिसकी गिनती की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप राम, बुक, पेन, स्टूडेंट, ईटीसी समझ सकते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल सब्जेक्ट, अनकाउंटेबल से अन जोर काउंट जोर एबल, यानी अन मतलब नहीं, काउंट मतलब गिनने, एबल मतलब योग्य, जो गिनने योग्य नहीं हो, यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, उसे हम अनकाउंटेबल सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ऐसी सब्जेक्ट जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, जैसे एयर, पाउडर, वाटर, राइस, ईटीसी। तो चलिए दोस्तों, आगे के क्लास में कुछ ऐसे इसके टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि यदि अगर इस तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उसको वीडियो को पहले व्यू कर सकेंगे। धन्यवाद। मैं आपको एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।